एसिड बेस एंड साल्ट से संबंधित यह सेकेंड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग अम्ल के उपयोग और क्षारक को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लवण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अम्ल के उपयोग से। अम्ल का हम लोग पढ़ते हैं उपयोग, घरेलू उपयोग। अम्ल का हम लोगों घर में क्या उपयोग करते हैं? तो पहला उपयोग घर में हम लोग करते हैं गहनों की साफ़ सफाई में। दूसरा है बाथरूम की सफाई में। बाथरूम से सफाई जो करते हैं हम लोग, एक तो मार्केट से सीधे एसिड खरीद लेते हैं और दूसरा उसका एक प्रोडक्ट आता है लाइजोल, या कोई भी सफाई करने का जो प्रोडक्ट आएगा उसमें एसिड पाए जाएंगे, तो इसलिए एसिड का उपयोग हम लोग बाथरूम की सफाई में भी करते हैं। दूसरा है अग्निशामक के निर्माण में। अग्निशामक अर्थात फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे कि पेट्रोल पंप पर आप देखते होंगे एक फायर एक्सटिंग्विशर रखा रहता है, या स्कूल में भी आजकल फायर एक्सटिंग्विशर रखा रहता है। तो उस फायर एक्सटिंग्विशर में क्या रहता है, या तो धातु के कार्बोनेट रहेंगे या तो बाइकार्बोनेट। जैसे कि अगर उसमें NaHCO3 भरा हुआ है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट भरा हुआ है, और उसके वो जब बाहर निकलेगा तो वह किससे अभिक्रिया कर लेगा, HCl से, H2SO4 से, किसी भी एसिड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो NaCl प्लस H2O और क्या बनाएगा, CO2। अब H2O और CO2 जब बनाएगा तो ये दोनों क्या करेंगे, ये आग को क्या करेंगे, बुझा देंगे। इसलिए इसका उपयोग किस रूप में होता है, अग्निशमक के रूप में। तो याद रखना है अग्निशमक में भी किसका यूज होता है, एसिड का। दूसरा है एसिटिक एसिड का यूज हम करते हैं विनेगर बनाने में। विनेगर क्या है, तो विनेगर बनाने में एसिटिक एसिड का यूज होता है और ये जो है भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है। दूसरा है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का यूज होता है बेकिंग सोडा बनाने में। बेकिंग सोडा जो हम लोग लेते हैं मार्केट से, उसमें रहता है NaHCO3 और प्लस टार्टरिक एसिड, अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर टार्टरिक एसिड में मिला दिया जाए तो वह बन जाएगा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके औद्योगिक उपयोग को, अर्थात उद्योग धंधे में इसके क्या उपयोग होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है। तो पहला है नाइट्रिक अम्ल का उपयोग विस्फोटक के रूप में होता है। विस्फोटक का मतलब हो गया, जैसे कि कुछ विस्फोटक होते हैं जिसे हम TNT या डायनामाइट बोलते हैं। तो TNT और डायनामाइट जैसे विस्फोटकों में किसका यूज होता है, HNO3 का। दूसरा है गंधक अम्ल का प्रयोग खाद बनाने में। फर्टिलाइजर जो बनते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर जो बनते हैं, जैसे कि पोटास, यूरिया, इन सभी को बनाने में हम लोग गंधक अम्ल का यूज करते हैं। दूसरा है स्टोरेज बैटरी में। हम लोग जो बैटरी लाते हैं जिसमें कि हम लोग इन्वर्टर को जोड़ कर रखते हैं, उस बैटरी में एक एसिड भरा रहता है H2SO4, है ना। इसलिए इसका यूज स्टोरेज बैटरी में होता है। और इस एसिड को हम लोग H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, परंतु इसका उपयोग बैटरी में भी होता है, इसलिए इसका एक उपनाम भी है बैटरी अम्ल। तो याद रखना है बैटरी एसिड या बैटरी अम्ल किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को। इसलिए इसका उपयोग स्टोरेज बैटरी में भी होता है। रंग उद्योग में भी एसिड का यूज होता है। और दूसरा पेट्रोलियम के शुद्धिकरण, अर्थात पेट्रोलियम में जो अशुद्धि पाए जाते हैं उस अशुद्धि को दूर करने के लिए भी किसका यूज होता है, पेट्रोलियम का। आगे हम लोग अम्ल से संबंधित कुछ और उपयोग को पढ़ते हैं। जैसे कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि घर में ज़्यादा मसालादार भोजन खा लेते हैं या ज़्यादा गर्म भोजन खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे अमाशय में HCl की ज़्यादा मात्रा स्रावित हो जाती है। अमाशय में HCl की ज़्यादा मात्रा स्रावित हो जाती है। या कुछ आदमी ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें काम का टेंशन रहता है या अन्य किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव रहता है। तो मानसिक तनाव भी हमारे पाचन को क्या करता है, प्रभावित करता है। और अगर मानसिक तनाव ज़्यादा रहेगा तो उसमें भी HCl ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो जाएंगे। और जब निरंतर ऐसा होता रहेगा, जब ज़्यादा मात्रा में अमाशय में HCl आते रहेंगे, तो वह हमारे अमाशय को क्या कर देगा, क्षतिग्रस्त कर देगा। और जब क्षतिग्रस्त हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो डैमेज होने के बाद हमारे अमाशय में फोड़े फुंसी निकल जाते हैं, जिसे हम किस बीमारी का नाम देते हैं, अल्सर का। अर्थात हमारा जो भोजन है, भोजन अगर ठीक ढंग से पचित हो जाता है तो ठीक, नहीं तो अगर उसे पचाने में अगर ज़्यादा एसिड की मात्रा लगती है तो वह हमारे लिए खतरनाक है। और किस बीमारी को वो कर देता है, और उससे हो जाती है हमें अल्सर नामक बीमारी। तो इसलिए हमें ज़्यादा मसालेदार भोजन का यूज़ नहीं करना चाहिए, ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना चाहिए। अब इसका उपयोग क्या है, तो चूंकि HCl एसिड है और एसिड की मात्रा बढ़ जाने से हमारे पेट में अल्सर नामक बीमारी हो जाती है, तो हम इसमें ऐसे दवा का यूज़ करेंगे जो एसिड की मात्रा को क्या कर दे, कम कर दे। तो एसिड की मात्रा को कम करने वाले दवा को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रति अम्ल या एंटासिड। तो याद रखना है, कहीं भी अम्लीयता अगर बढ़ जाए तो उसे कम करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जिसे हम हिंदी में प्रति अम्ल या इंग्लिश में एंटासिड कहते हैं। यहाँ पर दो एंटासिड के नाम लिखे होंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgHOH2 और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3। अर्थात यही है क्या, यही है प्रति अम्ल। अर्थात अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि प्रति अम्ल के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, तो ये दोनों क्या है, क्षारक है। तो प्रति अम्ल के रूप में हम किसका उपयोग करेंगे, क्षारक का। और वो है क्या, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgHOH2 और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने अम्ल के उपयोग के बारे में पढ़ा
और अम्ल का अमाशय पर क्या कुप्रभाव पड़ता है वो पढ़ा। अब हम शुरू करते हैं नए टॉपिक जो है क्षारक। क्षारक के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ क्षारक क्या है। तो रुएल ने 1774 में ही बता दिया था कि क्षारक जो है वह अम्ल के ठीक विपरीत गुण को दर्शाता है। अर्थात अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल करता था, परंतु क्षारक क्या करता है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और मैंने बताया ये भी कि लिटमस क्या है, सूचक है, अर्थात इंडिकेटर है, जो यह सूचना देता है रंग बदल कर कि यह अम्ल है या क्षार है। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आज लेंगे आगे। दूसरा है कि क्षारक के यहाँ पर उदाहरण भी दिए हुए NaOH KOH, तो ये क्षारक हो गए। अम्ल को उदासीनीकरण करके लवण का निर्माण करता है। क्षारक जो है अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो उसे उदासीन कर देगा और क्या बनेगा, लवण और जल बनाता है। दूसरा, इसका स्वाद तीखा होता है और छूने पर यह साबुन की भांति चिकना प्रतीत होता है। चिकना का मतलब हो गया एकदम सॉफ्ट लगेगा। तो चलिए क्षारक की दूसरे परिभाषा को पढ़ते हैं, जिसको किसने दिया है, तो जिसको दिया है आर्हेनियस ने। आर्हेनियस का यह आयनिक सिद्धांत है। जैसे इन्होंने अम्ल से संबंधित परिभाषा दिया था उसी तरह से ये क्षारक को हम दूसरे भाषा में भस्म भी बोलते हैं, तो याद रखना है। भस्म वह पदार्थ है जो जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन है। हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब हो गया, यहाँ जल है ना। जैसे NaOH को ज्यों ही हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा कि Na+ और OH- आयन प्राप्त होगा। तो जब OH- आयन प्राप्त हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, क्षारक। जैसे NH4OH, इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम याद रखना है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्या करेंगे, जल में डालेंगे तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा, NH4। थोड़ा सा लिखने में इसमें परेशानी होती है, इसके ऊपर पे प्लस रहता है, जैसे इसके ऊपर पे प्लस रहेगा, ऊपर में माइनस रहेगा, और OH- प्राप्त होगा, है ना। तो ये होगा, तो जिससे जिसका जलीय विलयन, जिसका भी एक्वेटिक जो सॉल्यूशन होता है वह OH- आयन देगा, वही क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है, या दूसरे भाषा में उसे हम भस्म कहते हैं। दूसरा है कि इसके कितने प्रकार हैं। तो पहला प्रकार है जो जल में घुल जाता है। जो जल में घुलनशील होता है उसे हम क्षारक कहते हैं। परंतु याद रखना है कि भस्म या क्षार नॉर्मली में हम सभी को कह देते हैं, लेकिन विज्ञान के हिसाब से या केमिस्ट्री में हम लोग उसी को क्षार बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं, सॉरी क्षारक बोलते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं। तो इसे हम अंग्रेजी में एल्कली बोलते हैं ना। तो जल में घुलनशील क्षारक कौन कौन है, CaHO2, NH4OH, KOH और NaOH। दूसरा है जो जल में विलय नहीं होता है, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। यहाँ पर है दो दो बार लिखा गया फेरस ऑक्साइड, और ये है फेरिक ऑक्साइड, ये ध्यान रखना है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे फेरस ऑक्साइड, और इसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे हम फेरिक, है ना, ऑक्साइड। क्लास 9 में ही हम लोगों ने पढ़ा कि किसी किसी के दो दो संयोजकताएं होती है, जिसे हम लोग चल संयोजकता या वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। तो जब जैसे कि लोहे के दो संयोजकताएं होती है, जैसे 2 और 3, तो जो छोटा होगा उसे उसमें हम अस लगाते हैं ना, और जो बड़ा होगा उसमें क्या लगाएंगे, इक। तो यहाँ पर 2 लिया गया था तो इसलिए इसे बोले फेरस ऑक्साइड, यहाँ पर 3 लिया गया, संयोजकता का एक्सचेंज हो जाता है तो इसलिए कहा गया इसे फेरिक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ फिर से हो जाएगा फेरस हाइड्रोक्साइड। ये फेरस हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, जल में अविलय है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, भस्म कहेंगे या क्षार कहेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि सभी क्षारक भस्म होते हैं, जितने भी क्षारक हैं वो क्या है, भस्म है, परंतु सभी भस्म क्षारक नहीं है। यहाँ क्षारक से अर्थ है एल्कली से। इंग्लिश में अगर याद रखें तो ये याद रखना है, इंग्लिश अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऑल एल्कली आर बेस, ये याद रखना है। ऑल एल्कली आर बेस, बट थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। यहाँ लिखता हूँ, तो यहाँ ये होना चाहिए, ऑल एल्कली आर बेस but all bases are not alkali।
याद रखना इस बात को, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि सभी क्षारक भस्म होते हैं परंतु सभी भस्म क्षारक नहीं होते हैं, क्यों? तो इसका कारण यह है क्योंकि सभी भस्म जो है जल में विलय नहीं होते। जो जल में विलय होंगे उसी को हम क्षारक कहेंगे, जो जल में विलय नहीं होंगे उसे हम क्षारक नहीं कहेंगे। इंग्लिश में याद रखना है, जो जल में विलय हो जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एल्कली। याद रहेगा, उसे क्या कहते हैं? एल्कली। तो उसे हम कहते हैं एल्कली, तो याद रखना इसको एल्कली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम कि कुछ प्रबल क्षार और कुछ निर्बल क्षार को जान लेते हैं। प्रबल क्षार वे होंगे जो ज़्यादा मात्रा में OH माइनस को जलीय विलयन में देंगे, और जो निर्मल क्षार होंगे वो OH माइनस की मात्रा कम देंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये चारों क्या हैं? प्रबल क्षार हैं, अर्थात ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और निर्बल क्षार कौन कौन है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, एनिलीन और यूरिया। यूरिया का जो फॉर्मूला है यहाँ पर देख रहे हैं H2NCONH2 है ना, तो इसका फॉर्मूला एक तरह से ऐसा भी होता है, यहाँ ध्यान रखें, CONH2 होल 2 है ना। तो इस प्रकार से भी कहीं कहीं पर यूरिया का फॉर्मूला लिखा रहेगा, तो इसको ध्यान रखना है, CO होल NH2 या ये ऐसा लिखा रहेगा। तो यूरिया, एनिलीन, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? निर्बल क्षार हैं, और ये चारों क्या है? प्रबल क्षार है। अब हम क्षार से संबंधित और बातों को पढ़ते हैं। पहला है क्षार के गुण। तो पहला हम भौतिक गुण पढ़ते हैं, जैसे हम लोग एसिड के भौतिक गुण पढ़े, और परिभाषा से स्पष्ट है कि भौतिक गुण इसके भी क्या होंगे? जस्ट विपरीत होंगे। तो क्षारक स्वाद में क्या होता है? तीखा होता है। यह इसे जब छुएंगे तो यह साबुन के भांति क्या लगेगा? चिकना। और अधिकांश क्षारक क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं, ये अर्थात इसका भी कलर नहीं होता है। उसी प्रकार से अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है NH4OH, जो ये यहाँ लिखा हुआ है NH4OH को छोड़कर सभी क्षारक क्या होते हैं? गंधहीन। इसमें क्या होते हैं? गंध होते हैं, पंजेंट गंध होते हैं, इसमें तीखा गंध होता है इसका। बाकी बात सभी जो है बिना गंध वाले होते हैं, सिर्फ यही क्या है? गंध वाले। और कुछ क्षारक जल में विलय होते हैं, जो अभी बताया मैंने, और उसे हम क्या कहते हैं? जल में विलय वाले यौगिक क्षारक को कहते हैं एल्कली। यार इसके भौतिक गुण हो गया। अब आते हैं रासायनिक गुण पर। रासायनिक गुण इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि सभी के रासायनिक गुण को याद रखना होगा, मेन हेडिंग को याद रखना होगा। और ये जो हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, तो केमिकल इक्वेशन ये प्रैक्टिस का चीज़ है, ये याद रखने की चीज़ नहीं है। इसे एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद आप लोगों को ये ध्यान में रहेगा, इसे सीख जाएंगे किस प्रकार से इससे नई यौगिक बनते हैं। तो क्षारक धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है, परंतु यहाँ लिखा हुआ है कुछ धातुओं से, है ना। तो जब कुछ धातुओं से लिखा हुआ है, अर्थात ये सभी धातुओं से अभिक्रिया कर H2 गैस नहीं देंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। जैसे कि NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट। इसका फॉर्मूला देखें Na2ZnO2, और ये हाइड्रोजन गैस दे रहा है। उसी प्रकार से एल्युमिनियम से जब अभिक्रिया करता है, इसका जलीय विलयन जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट और H2 गैस बनाता है। तो याद रखना है, क्षारक धातु से अभिक्रिया कर H2 गैस देता है, जैसे कि अम्ल भी क्षारक से अभिक्रिया कर H2 गैस देता है। पहला हो गया गुण। दूसरा गुण है क्षारक सूचक के साथ क्या अभिक्रिया करता है? सूचक का अर्थ हो गया वही इंडिकेटर। इंडिकेटर वे होते हैं जो अपना रंग, गंध आदि बदल कर यह बताते हैं कि यह एसिड है या क्षार। तो क्षारक लिटमस पेपर पे क्या करेगा? तो लाल लिटमस को वह क्या कर देगा? नीला रंग में परिवर्तित कर देगा। और दूसरा फिनोल्फ्थेलिन, ये जो हैं ये सिंथेटिक सूचक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो फिनोल्फ्थेलिन को ये क्या करता है? गुलाबी रंग में परिवर्तित करता है। जो ही फिनोल्फ्थेलिन पर क्षारक के जलीय विलयन को डालेंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी रंग हो जाएगा। दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में बदल देगा? पीले रंग में। तो याद रखना है, लिटमस को यह नीले रंग में परिवर्तित कर देता है, फिनोल्फ्थेलिन को गुलाबी रंग में, और मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में? पीला रंग में परिवर्तित कर देता है। तीसरा गुण है इसका क्षारक की अमोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया। कोई भी क्षारक को जब हम अमोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे तो वहाँ क्या बनेगा? अमोनिया गैस बनेगा। जब क्षारक को अमोनियम क्लोराइड के साथ उबाला जाता है तो अमोनिया गैस बनाता है। ये हो गया अमोनियम क्लोराइड, और ये क्षारक है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके वो जब इसके साथ उबाला जाएगा तो NaCl साधारण नमक और अमोनिया गैस मिलेगा, और पानी भी मिलेगा, जल भी मिलेगा। तो अमोनिया गैस की पहचान कैसे होगी? तो अमोनिया गैस की पहचान पंजेंट गंध से होती है, अर्थात ये गंध तीक्ष्ण होते हैं। अन्य सभी गैस गंधहीन हैं। NaCl बनेगा वह भी गंधहीन है, जल बनेगा वह भी गंधहीन है, परंतु ये जो है अमोनिया बनेगा वह ज़्यादा गंध देगा। तो ज़्यादा गंध देने से पता चल जाता है कि किस गैस का निर्माण हुआ है? अमोनिया गैस का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे, क्षारक अगर अमोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा तो अमोनिया का निर्माण होगा। दूसरा है क्षारक फेरिक क्लोराइड से अभिक्रिया करता है। यहाँ ध्यान दें, फेरिक अभी जस्ट हम लोग बताए थे, मैंने बताया कि फेरिक क्या है। फेरिक फेरस का, चूँकि यानी लोहा का दो
संयोजकता होती है 2 और 3। जब 2 के साथ अन्य यौगिक बनाएंगे तो उसे हम कहेंगे फेरस, और 3 के साथ बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे फेरिक। तो यहाँ लिखा हुआ है फेरिक क्लोराइड, तो फेरिक क्लोराइड Fe है ना, और दूसरा है Cl। तो Fe का क्या हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 1, तो इसको इसके साथ देंगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला FeCl3, यही लिखा हुआ है यहाँ, है ना। तो याद रखना है फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा FeCl3। तो जब फेरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है क्षारक तो क्या बनाता है फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड FeOH3। इस सब का प्रैक्टिस कर लेना है। तो कैसे बनता है यहाँ भी देख लें, ये अपने ग्रुप को चेंज कर लेता है और ये अपने ग्रुप को चेंज कर लेता है। ये किस प्रकार का अभिक्रिया हुआ, ये हुआ द्विविस्थापन अभिक्रिया, जैसा कि हम लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था, है ना। ये अपने मूलक को इसको दे दिया और ये अपने मूलक को इसको दे दिया, तो इससे बन गए फेरिक हाइड्रोक्साइड और यह बन गया नमक। तो ये भी ध्यान रखना। दूसरा है अधात्विक ऑक्साइड, और यहाँ ध्यान रखना है अधात्विक ऑक्साइड है तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। तो अधात्विक ऑक्साइड का अभिक्रिया क्षारक, अर्थात इसकी प्रकृति अम्ल और ये हो गया क्षार, तो अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करेंगे तो उदासीन हो जाएंगे। तो ये अर्थात ये कौन सा अभिक्रिया है, ये है उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना, याद रखना उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये पहले एक्सरसाइज में भी पढ़ा है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर एक दूसरे के गुणों को उदासीन कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ हमने अधात्विक ऑक्साइड लिया और अधात्विक ऑक्साइड का गुण जो होता है वह अम्लीय होता है, ये क्षारक है, तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर उदासीन अभिक्रिया करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, लवण और जल। जैसे कि यहाँ हो गए क्षारक क्या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये अधात्विक ऑक्साइड CO2 है, इसके साथ अभिक्रिया करके ये क्या है लवण है और ये क्या है जल है। तो ये लवण हो गए यानी कि साल्ट हो गए, और ये क्या हो गए वाटर, इसका नाम क्या है सोडियम कार्बोनेट, है ना। इसी प्रकार से यहाँ बनाता है NaOH और SO2 मिलकर क्या बनाएगा, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हो रही है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, और ये जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ बनेगा तो यहाँ बनाएगा सोडियम सल्फाइड। याद रखना इसका नाम क्या होगा, सोडियम सल्फाइड। ये हो गया सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड PHIT, है ना, ये H सोडियम सल्फाइड बनेगा। और ये पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम 2018 में ये पूछा गया था, और ये क्वेश्चन मैंने बनाने भी दिया था कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया SO2 से होती है तो क्या निर्माण होता है। तो याद रखना सोडियम सल्फाइड का निर्माण होगा और जल का निर्माण होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब SO2 से हुई तो सोडियम सल्फाइड Na2SO3 बना। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया CO2 के साथ बनेगा तो क्या बनेगा CaCO3, इसका नाम क्या है कैल्शियम कार्बोनेट और जल। इस प्रकार याद रखना है अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब क्षारक के साथ होगी तो वो लवण तथा जल का निर्माण करेगा। किस प्रकार करेगा, ये 3 उदाहरण दिए गए हैं, इन 3 उदाहरणों को देखकर अन्य का प्रैक्टिस करना। और यह कौन सा अभिक्रिया है, यह भी एक प्रकार का क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया, अर्थात ये भी क्या है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। आगे हम चलते हैं क्षारकों का अम्ल के साथ अभिक्रिया। वहाँ था अधात्विक ऑक्साइड, वो भी अम्ल थे और यहाँ भी अम्ल, तो अर्थात यह भी क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया, अर्थात यह भी उदासीनीकरण अभिक्रिया और वह भी उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि नंबर 5 और नंबर 6 दोनों क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये क्या है, तो ये भी लवण और जल का निर्माण करेगा। NaOH जब HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, NaCl के साथ अभिक्रिया करके NaCl बना लेगा और ये OH H के साथ आके H2O बना लेगा। उसी तरह KOH जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या आ जाएगा सल्फेट SO4 के साथ तो बन जाएगा K2SO4, और OH H2 के साथ जाएगा तो बन जाएगा H2O, और यहाँ पर इसे क्या कर लेना है संतुलित कर लेना, तो यहाँ 2 लग जाएगा, है ना। तो संतुलित कर लेना जहाँ भी संतुलित नहीं हो, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो याद रखना क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगा लवण तथा जल। आगे है क्षारक का जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, जैसा कि आर्हेनियस ने भी कहा। क्षारक क्या है, जैसे कोई भी एक क्षारक ले लेते हैं NaOH, है ना, अगर इसका कोई जलीय विलयन होगा, ज्यों ही इसे पानी में डालेंगे तो पानी में डालने के साथ ही Na अलग हो जाएंगे, है ना, और OH अलग हो जाएगा, अर्थात Na क्या हो गए धन मूलक हो गए, OH क्या हो गया ऋण मूलक, तो OH माइनस अलग हो जाएगा, इसी को कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। उसी तरह से अगर हम दूसरा ले लें NH4OH ले लें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसके भी जलीय विलयन, इसको भी जब जलीय विलयन में डालेंगे तो NH4 अलग हो जाएगा, धन मूलक है, और OH माइनस अलग हो जाएगा,
ये हो गए। तो जो वो भी OH माइनस आयन देता है वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, वह क्या कहलाता है, क्षारक कहलाता है। याद रखना है कि क्षारक का जलीय विलयन क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। और एसिड का जलीय विलयन क्या देता है, याद करें एसिड में बताए थे, एसिड का जलीय विलयन क्या देता है, H+ आयन देता है। याद रखना है एसिड का जलीय विलयन H+ आयन देता है, क्षारक का जलीय विलयन OH माइनस आयन देता है। अब फिर से एक बार हम रिवीजन कर लें क्षारक के जितने भी रासायनिक गुण हैं। पहला रासायनिक गुण था क्षारक धातु से भी क्रिया करता है तो क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। दूसरा है सूचक लिटमस को नीला कर देता है, फिनोल्फ्थेलिन को गुलाबी कर देता है और मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। क्षारक का अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, अमोनिया गैस बनता है। क्षारक फेरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है क्या बनाता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। और जब अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारक अभिक्रिया करता है तो लवण और जल, और जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो भी लवण और जल बनाता है। और क्षारक का जलीय विलयन क्या देता है, OH माइनस आयन देता है। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल का। जैसा कि पीएच स्केल से देख रहे होंगे आप, पी स्मॉल लिखा हुआ और एच कैपिटल लिखा हुआ है, ये इसी प्रकार से लिखा जाएगा, पी स्मॉल और एच कैपिटल। पीएच स्केल क्या है, तो एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन, है ना। तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इस स्केल को दिया और इस स्केल में H+ आयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन को देखा जाता है, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया, पीएच स्केल रखा गया है ना। और पीएच यहाँ जो लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंज ऑफ H+ आयन। याद रखना है पोटेंज मतलब होता है शक्ति, यह एक जर्मन शब्द है, अर्थात H+ आयन की जो शक्ति होगी, ये H+ ऐसे लिखा हुआ है, ये H+ ऐसे होना चाहिए था, है ना। तो H+ आयन की जो शक्ति है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंज ऑफ H+ आयन। तो अर्थात पीएच में पीएच का संबंध किससे है, पोटेंज ऑफ H+ आयन, अर्थात H+ आयन की शक्ति जो होगी उसी को हम क्या कहेंगे, पीएच मान। तो पीएच को क्या कहते हैं, पीएच किसे कहते हैं, पीएच हो गया किसी तनु विलयन में H+ आयन, है ना। यहाँ दिखा हुआ है किसी तनु विलयन में H+ आयन, यहाँ भी H ऐसा प्लस लिखेगा। तो H+ आयन के ऋणात्मक लॉग को पीएच मान कहा जाता है ना। ऋणात्मक लॉग यहाँ पर देख लें, लॉग अभी तक क्लास 10 में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। हाँ, जो बच्चे एडवांस लिए होंगे वो बच्चे लॉग जरूर पढ़े होंगे। तो लॉग क्या होता है उसकी जानकारी मैं थोड़ा सा दे दूँ। लॉग जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को डिफाइन करने का एक तरीका है, और लॉग का खोज जॉन नेपियर ने किया था। तो ये लॉग का है, तो हम इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम विलियन का पीएच मान निकालना सीखेंगे। ऐसे हम नॉर्मली एक चीज़ सिखा देते हैं, वो याद रखना। जैसे कि किसी बिलियन का पीएच मान क्या हो जाएगा, किसी बिलियन का पीएच मान हो जाएगा, मान लिया जाए 10⁻⁻⁻1, हमेशा 10 में ही देगा। तो इसका अगर पूछेगा लॉग क्या होगा, तो यहाँ देखें लिखेंगे माइनस लॉग, है ना, ब्रैकेट, और ये h का वैल्यू है 10⁻⁻1। और लॉग का गुण होता है, ये जो पावर होते हैं ये पीछे गुना हो जाएगा, तो ये -1 और माइनस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 इंटू log 10, और log 10 का वैल्यू होता है 1, यानी कि इसका पीएच वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये याद रखना है, हम आगे इसको सीखेंगे। तो याद रखना है कि पीएच किसको कहते हैं, तो पीएच कहते हैं किसी तनु विलयन में H+ आयन के ऋणात्मक लॉग को हम लोग क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। और ये जो लॉग का मान आएगा वह कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से 14 तक, यानी कि 0 या 0 से बड़ा आएगा, परंतु 14 या 14 से क्या आएगा, छोटा आएगा। अर्थात इसका जो रेंज है, इसका जो परास है वह कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 14 तक। कम से कम क्या आएंगे, 0 आएंगे, और अधिक से अधिक कितने आ सकते हैं, 14। अर्थात सोरेनसन ने जो स्केल बनाया उसमें 0 से 14 तक अंकित होता है। अब अगर हम मान लिया जाए कि पीएच वैल्यू माप रहे हैं और मापने पर उसका वैल्यू अगर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, तो क्या उसका वैल्यू कहलाएगा, क्या क्षारक क्या ये होगा। तो याद रखना है, अगर पीएच वैल्यू को हम निकाल रहे हैं, अगर उसका मान 7 आ जाए, पूरी 7, तो वह विलयन क्या होगा, उदासीन। और उदासीन विलयन कौन होते हैं, लवण। याद रखना है उदासीन विलयन क्या होंगे, लवण होंगे। और अगर पीएच मान 7 से क्या होगा, कम, 7 से कम का मतलब अगर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 6 पॉइंट समथिंग आ जाए, 7 से कम आएगा तो वह विलयन क्या कहलाएगा, अम्लीय है। याद रखना है। और अगर 7 से ज़्यादा आएगा तो विलयन क्या कहलाएगा, क्षारीय। फिर से एक बार मैं बता दूं, आगे देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है, अगर ये यहाँ पर देखा 0 से लेकर कहाँ तक है, यहाँ पर है 14 तक, है ना। तो यहाँ ध्यान रखना है इस बात को, ये 14 तक हो गए। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है तो ये क्या कहलाएगा, एसिडिक। यहाँ लिखा हुआ एसिडिक, अर्थात ये क्या है, अम्लीय है ना। ये यहाँ से अगर यहाँ तक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षारीय। और अगर बीचों बीच 7 आ जाते हैं तो वो न्यूट्रल अर्थात लवणीय कहलाएगा। याद रखना है। तो
इस बात को भी ध्यान रखना है। और अम्ल में एक बात और याद रखना है, जिस अम्ल का जब पीएच वैल्यू दिया रहेगा तो जिसका जितना कम रहेगा वह इतना प्रबल होगा। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए इस ओर जाने पर अम्ल के मान की प्रबलता क्या होगी, बढ़ेगी, और इधर इस ओर जाने पर, जैसे अगर कहेगा किसी एसिड का पीएच वैल्यू 1 है ना, किसी एसिड का पीएच वैल्यू क्या है 1 है, और किसी एसिड का पीएच वैल्यू है 2, तो पूछेगा आपसे कौन प्रबल है, तो प्रबल ज़्यादा यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, एक। जिसके पीएच मान जितने कम होंगे एसिड में वह उतना अधिक प्रबल होगा। परंतु क्षार में उल्टा, अगर कहेगा किसी का पीएच वैल्यू 6 है, किसी का पीएच वैल्यू, सॉरी 6 नहीं हो सकते है क्षार के, किसी के पीएच वैल्यू 8 है और किसी के पीएच वैल्यू 9 है, तो आपसे पूछेगा कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन प्रबल क्षार है, तो प्रबल क्षार कौन होगा, 9 होगा। ये याद रखना है। यहाँ पर कुछ पदार्थों के पीएच मान दिए गए हैं, जैसे कि हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 तक होता है। अम्लीय वर्षा, वर्षा को समझते होंगे, जब वर्षा में अम्ल की मात्रा हो जाती है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, और उसका जब पीएच मान मापेंगे अगर वह 5.6 से कम हो जाएगा तब वह वर्षा क्या कहलाएगी, अम्लीय वर्षा, नहीं तो वह नॉर्मल वर्षा है। हमारे मुंह का पीएच मान क्या होना चाहिए, 5.5। नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 तक। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होना चाहिए, एकदम पूरा पूरी 7, अर्थात ये न्यूट्रल है। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6, तो 6.6 ये 7 से कम है, अर्थात ये अम्लीय है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, अर्थात यह क्षारीय है, 7 से ज़्यादा क्षारीय कहलाता है। सिरका, विनेगार, अभी हम लोग पढ़े एसिटिक एसिड से बनता है, इसका 2.5 से 3.4 होता है, अर्थात यह अम्लीय है। लार, हमारे मुँह में जो लार आते हैं उसका पीएच मान 6.5 से 7.5 है, तो अर्थात यह अगर 6.5 तक रहेगा तो अम्लीय और 7.5 हो जाएगा क्षारीय। मूत्र अर्थात जो पेशाब होता है उसका पीएच मान 4.8 से 8.4 तक होता है, यह अम्लीय भी हो सकता है और क्षारीय भी हो सकता है। रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 है, अर्थात रक्त जो है वह क्षारीय माध्यम में रहता है। और शराब जो वाइन होता है उसका पीएच मान 6.4 से 6.6 होता था, ये क्या हो गए, शराब हो गया अम्लीय। तो याद रखना है 7 से कम जिसके मान होंगे वो एसिडिक होंगे, 7 जो होंगे वह न्यूट्रल अर्थात लवणीय होगा, और जो 7 से अधिक होंगे वो क्या होंगे, क्षारीय होंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा भी पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसर ने। पीएच में पीएच का वैल्यू क्या, पीएच को क्या दर्शाता है, पीएच क्या दर्शाता है, तो दर्शाता है पोटेंज ऑफ H प्लस आयन। अगर हिंदी बोले इसका तो ये हो जाएगा H प्लस आयन की शक्ति, क्योंकि पोटेंज का हिंदी क्या होता है, शक्ति होता है, और यह कौन सा शब्द है, जर्मन शब्द है, याद रखना है। पीएच किसे कहेंगे, तो ऋणात्मक लॉग को हम क्या कहेंगे, पीएच कहेंगे। और पीएच का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से 14 तक हो सकता है। पीएच का मान अगर 7 आ जाता है तो वह विलयन उदासीन अर्थात वह लवणीय है। पीएच का मान 7 से कम आएगा तो वह विलयन अम्लीय है, और पीएच का मान अगर 7 से अधिक आ गया तो वह विलयन क्या है, क्षारीय है। इस जानकारी को प्राप्त करने के पश्चात हम लोग अब बढ़ते हैं सूचक की ओर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि सूचक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सूचक क्या है, तो सूचक दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। कैसे दर्शाएंगे अम्ल या क्षारक की उपस्थिति, तो इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में क्या होता है, बदल जाता है, या तो रंग बदल जाएगा या तो गंध बदल जाएगा। अब हम समझते हैं सूचक कितने प्रकार के होते हैं। सूचक को इंग्लिश में इंडिकेटर बोलते हैं, याद रखना है, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं, इंडिकेटर 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक यानी कि नेचुरल, कृत्रिम यानी संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक, और गंधीय सूचक जो हैं अर्थात ये गंध में परिवर्तन करके बताएगा कि ये अम्ल है या क्षार। तो सबसे पहले समझते हैं प्राकृतिक सूचक क्या है। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अर्थात पेड़ पौधे या पेड़ की पत्तियाँ, पेड़ की छाल, इनसे जो प्राप्त होंगे उसे कहेंगे प्राकृतिक सूचक। जैसे यहाँ लिखा हुआ लिटमस है ना, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रोजिया पौधा, फूल, हल्दी, ये सब क्या है, सूचक है प्राकृतिक। याद रखना लिटमस भी प्राकृतिक सूचक है, हल्दी भी प्राकृतिक सूचक ही, हल्दी तो प्राकृतिक होगा ही। और संश्लेषित सूचक जो हैं, जो केमिकल होते हैं, जो रासायनिक सूचक होते हैं, वो 2 हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा क्षारक में कि मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। जब भी मिथाइल ऑरेंज में क्षारक दिया जाएगा तो वह कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, है ना। और फिनोल्फ्थेलिन को दिया जाएगा तो वह कैसा हो जाएगा, गुलाबी। तो ये हो गया। दूसरा गंधीय सूचक, गंधीय सूचक में लौंग का तेल या प्याज ये सभी आते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं किसमें क्या परिवर्तन आते हैं, और परिवर्तन को हमें याद रखना होगा। सबसे पहले तो नॉर्मली एक जरूर याद रखना है, लिटमस। लिटमस टेस्ट अगर होगा तो अगर वह लिटमस पर रंग कैसे हो जाएंगे, लाल। हमारे हाथ में रहेगा नीला लिटमस, और नीले लिटमस का रंग अगर हो जाएगा लाल तो वह जो है कहलाएगा क्या, एसिड। और अगर लिटमस का रंग हो गया नीला तो वह कहलाएगा क्षार। अब इसमें थोड़ा सा अगर उलट के प्रश्न पूछ दिया जाए तो याद रखना है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करेगा, एसिड करेगा, और लाल को नीला कौन करेगा,
क्षार करेगा, परंतु अगर उल्टा पूछ दिया जाए कि पूछा जाएगा कि क्या अम्ल लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव डालेगा, तो नहीं। नीला लिटमस पत्र पर क्षार प्रभाव डालेगा, नहीं। तो याद रखना है, नीले को लाल कौन करेगा, अम्ल, और लाल को नीला कौन करेगा, क्षार। उसी तरह से लाल पत्ता गोभी का रस भी इसे लाल और इसे हरा कर देता है। इसी तरह से बहुत सारे दिए हुए हैं, मेन इसको याद रखना है, लिटमस को, और ये दो याद रखना है, फिनोल्फ्थेलिन है ना, फिनोल्फ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज को, और एक हल्दी को याद रख लेना। ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। हल्दी में भी देख लें, कोई बदलाव नहीं, एसिड में कोई बदलाव नहीं आएगा, पीला का पीला ही रहेगा, लेकिन अगर जब क्षार डाल देंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इसी प्रकार से फिनोल्फ्थेलिन में यहाँ पर लिखा हुआ है एसिड में रंगहीन, अगर एसिड इस पर डालेंगे तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, परंतु ज्यों ही इस पर डाल देंगे क्षार तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी। इसे कॉपी में उतार कर बढ़िया से याद कर लेना। और मिथाइल ऑरेंज में जो एसिड है उसका रंग हो जाएगा लाल, और क्षारक है उसका रंग कैसा हो जाएगा, पीला। ये याद रखना है। तो इस प्रकार से ओवरऑल हमें क्या याद रखना है, सूचक क्या है, तो सूचक है जो बिलियन में ये दर्शाता है कि यह क्षारक है या क्या है, एसिड है। यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। और हमें 3 सूचक के बारे में ज़्यादा जानकारी रखना है। पहला है लिटमस, है ना, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, तीसरा है फिनोल्फ्थेलिन। उसके बाद अन्य सूचक के बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी अगर सभी याद हो जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत ही आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है क्षारक के उपयोग। क्षारक के उपयोग क्या क्या है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्षारक के क्या उपयोग हैं। तो क्षारक के पहला उपयोग हम जान लें, चूना। चूना का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, मकान की पुताई करने में, रंग जो करते हैं, दिवाली में उजला पेंट जो करते हैं उसमें। जल की कठोरता को दूर करने में चूना का उपयोग करते हैं, और जल में उपस्थित कीटाणु को मारने के लिए भी चूना का उपयोग होता है। दरअसल क्या होता है, चूने का उपयोग हम करते हैं, CaO का उपयोग करते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, CaHOlOCl2, है ना। और ब्लीचिंग पाउडर से ही मरता है क्या, कीटाणु। तो इसलिए हम यहाँ लिखा जाता है कि जल में उपस्थित कीटाणु को मारने के लिए किसका उपयोग होता है, चूना का उपयोग होता है। और जल को शुद्ध करने के लिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्षारक का उपयोग होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्षारक जो होते हैं, AlOH3, इसका उपयोग होता है जल को शुद्ध करने के लिए। तो ये हो गए घरेलू उपयोग, यानी घर में हम इसका क्या क्या उपयोग करते हैं। अब औद्योगिक उपयोग देख लेते हैं। पहला है कॉपर ऑक्साइड का उपयोग होता है कांच उद्योग में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है साबुन उद्योग में। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग होता है बॉयलर या दवा के निर्माण में। जैसा अभी हम लोग पढ़े भी कि MgHolOH2, ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और ये प्रति अम्ल है, यानी एंटासिड है। एंटासिड का मतलब क्या है, एंटासिड का मतलब है जो हमारे अंदर की अम्लीयता को क्या कर दे, कम कर दे। दूसरा है CaHolOH2, इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। ZnO का उपयोग उजला पेंट बनाने में होता है। और Al2O3, यहाँ पर लिखा हुआ है Al2O3, इसका उपयोग होता है सीमेंट उद्योग में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्षारक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया। अच्छा, एक बात और हम बताना भूल गए थे, कुछ बातें, जैसे कि इसमें से क्या बात भूल गए थे कि याद रखना है कि एसिड यानी कि अम्लीयता का बहुत ही कुप्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न देख लें, चार्ट में लिखा हुआ हमारे शरीर का पीएच मान क्या होता है। तो हमारे शरीर का पीएच मान होता है 7 से 7.8। अगर हमारे शरीर का पीएच मान यहाँ से घटेगा, अर्थात 7 से भी कम हो जाएगा, तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और जब हमारे शरीर अम्लीय हो जाएंगे तो अम्लीय शरीर में लग जाता है बुखार। याद रखना है, अगर हमसे ये प्रश्न आ जाए कि यदि हमारे शरीर का पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो क्या लग जाएगा, बुखार लग जाएगा। याद रहेगा। दूसरी बात, अगर मुंह का पीएच मान होता है 5.5, और अगर इससे कम हो जाएगा, मुंह का जो पीएच मान है अगर इससे कम हो जाएगा तो हमारा दंत क्षय शुरू हो जाएगा, अर्थात दांत गिरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इनेमल जो होते हैं, इनेमल का प्रभाव वहाँ से समाप्त हो जाता है और हमारे दांत क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए ये जो है कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं। तो याद रखना है, मुंह का पीएच मान कम होने से दंत क्षय हो जाता है, याद रखना है। और दूसरा बात ये याद रखना, अगर दूध का पीएच मान घट जाता है, जैसे ये है, दूध का पीएच मान अगर घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा। क्या हो जाएगा, फट जाएगा, जैसा हम लोग जानते हैं ये फट जाएगा। और अगर शुद्ध जल का पीएच मान 7 से कम हो जाएगा तो यह भी अम्लीय हो जाएगा और यह पीने लायक नहीं रहेगा। याद रखना है, फिर से मैं एक बार बता दूं, अगर शरीर का पीएच मान कम हो जाएगा तो बुखार लग जाएगी, मुंह का पीएच मान घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, दंत क्षय हो जाएगा। और अगर शुद्ध जल का पीएच मान 7 से कम हो जाएगा तो यह अम्लीय हो जाएगा। और दूध का पीएच मान अगर इससे कम हो जाता है तो वह क्या हो जाएगी, फट जाएगी। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्षारक के बारे में पढ़ा।